पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। एक्सचेंज रेट का टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछा था क्या जी? डॉलर ज्यादा मजबूत क्यों है? पहले मुझे ये बताओ, तुम इतने कमजोर क्यों हो? हैं? मेरे को क्या पता क्यों मजबूत? उनकी पॉलिसीज होंगी ना। भाई तेरी मेहरबानी, ऑनलाइन लेक्चर चल रहा होता है, उल्टे सीधे सवाल ना किया अगर, तेरी मेहरबानी। डॉलर इसलिए उनकी इकोनॉमी मेरे भैया, उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। जिस कंट्री की इकोनॉमी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उसकी करेंसी भी इंटरनेशनल मार्केट में उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी जी। कुवैत की इकोनॉमी हाँ बहुत ज़्यादा मजबूत है। ये इन्होंने क्वेश्चन 24 पार्ट बी कहा है, ये स्टडी कर लेते हैं भैया। अटेंटिव हो जाइए, बस कर दीजिए। If the exchange rate was ₹6 per US dollar and the rupee depreciates by 50%, what will be the new exchange rate? कह रहे हैं अगर करंट रेट है ₹6 पर डॉलर, डेप्रिशिएट होता है पाक रुपये 50% से, 50% कैलकुलेट करें तो ₹3 बनता है। अब अहम कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि न्यू रेट ₹9 पर डॉलर होगा या ₹3 पर डॉलर होगा। हाँ, डेप्रिशिएट का मतलब ये नहीं है कि हम 3 पे ले आए। डेप्रिशिएट का मतलब यह है कि अब $1 खरीदने के लिए ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो न्यू रेट होगा वो होगा ₹9 पर डॉलर डेप्रिसिएशन के बाद। एप्रिशिएट होता तो फिर हम नीचे की तरफ आते, अगर वो एप्रिशिएट करता तो फिर हम ₹3 पर डॉलर करते हैं। और क्वेश्चन पूछा इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है व्हाई माइट डीवैल्यूएशन स्ट्रेटजी नॉट बी इमीडिएटली इफेक्टिव। इमीडिएटली इफेक्टिव कहता है इफेक्टिव तो होगी लेकिन इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होती डीवैल्यूएशन की स्ट्रेटजी। एट करेक्टिंग ए करंट अकाउंट डेफिसिट, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू जे कर्व। जे कर्व को सामने रख के बताइए कि क्यों इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होती। दो रीजन हैं। पहली रीजन, एक एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायर्ड टाइम लैग टू एडजस्ट, और दूसरी रीजन क्या है, इन इलास्टिक डिमांड ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जी और की क्वेश्चन। चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हमारे दो कंसेप्ट्स हैं, दोनों कंसेप्ट्स छोटे हैं। पहला अभी तक हमने क्या स्टडी किया है? हमने स्टडी किया एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन होता है, एक्सचेंज रेट डिटरमिन होने के बाद चेंज कैसे होता है, और फिर हमने डीवैल्यूएशन को पढ़ा, पॉलिसी ऑफ डीवैल्यूएशन के करंट अकाउंट डेफिसिट को रिमूव करने के लिए डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी की पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, तो इससे फिर करंट अकाउंट डेफिसिट पे इफेक्ट क्या होता है। हमने ये स्टडी किया कि डेफिसिट पहले मजीद डीप होता है और उसके बाद फिर वो रिमूव होना शुरू होता है, और इसकी रीजंस हमने दो स्टडी की। फिर इसके बाद कंसेप्ट था इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसी ऑफ डीवैल्यूएशन। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसी ऑफ डीवैल्यूएशन, एक इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट्स पे और इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स पे। इसके बाद हमने कुछ दो तीन रीजंस पढ़ी कि क्यों डिमांड फॉर इंपोर्ट इन इलास्टिक हो सकती है और क्यों डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इन इलास्टिक हो सकती है। आज हम कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं। दो कंसेप्ट हैं जो रिमेनिंग इस चैप्टर में। एक टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक्सचेंज रेट सिस्टम की टाइप्स कितनी है, और दूसरा मैनेजिंग एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट को मैनेज कैसे किया जाता है। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट इंटर रिलेटेड है। टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट और हाउ टू मैनेज एक्सचेंज रेट कैसे इंटर रिलेटेड है, ये भी डिस्कस करता हूं। कहता है एक्सचेंज रेट की सिस्टम की दो टाइप्स हैं। जिस तरह हमने, आपको याद होगा चैप्टर 2 में पढ़ा था कि किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो दो तरह से डिसाइड होती है, एक तो फ्री मार्केट सिस्टम और एक फ्री इकोनॉमी और एक था प्लान्ड इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी में
जो प्राइस डिसाइड होती है वो कैसे होती है? थ्रू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और प्लान्ड इकोनॉमी में प्राइस कैसे डिसाइड होती है? गवर्नमेंट। एग्जैक्टली वही कंसेप्ट यहाँ पे है। कहते हैं एक्सचेंज रेट के दो बड़े सिस्टम होते हैं। एक के एक्सचेंज रेट का सिस्टम का मतलब क्या कि एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन किया जाता है। कहता है एक तरीका ये है कि गवर्नमेंट बिल्कुल इन्वॉल्व ना हो और मार्केट में जो डॉलर के सप्लाई और डिमांड है इससे एक्सचेंज रेट डिसाइड हो। जब डॉलर की डिमांड बढ़ जाए तो उससे एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो जाए, और जब डॉलर की सप्लाई बढ़ जाए तो इससे एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट हो जाए। यानी पहला तरीका है फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है? एक्सचेंज रेट डिटरमिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। FCY हम एब्रीवेट करते हैं फॉरेन करेंसी के लिए। बेहतर है आप पूरा नाम लिखें, मैंने लेक्चर को जो है शॉर्ट करने के लिए एब्रीविएशन यूज किया है, बेहतर है पूरा फॉरेन करेंसी लिखें। तो फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन होता है? मार्केट थ्रू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और दूसरा सिस्टम कौन सा है? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन होता है? गवर्नमेंट फिक्स करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और फिर गवर्नमेंट नजर भी रखती है मार्केट में जहां कहीं एक्सचेंज रेट में अगर चेंज आने वाला हो, गवर्नमेंट कुछ एक्शंस पॉलिसीज के जरिए से उसे उसी रेट पे दोबारा सेट कर देती है जो उसने डिसाइड किया होता है। ठीक है, यानी फिक्स एक्सचेंज रेट में एक दफा गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर दिया, फॉर एग्जांपल 120 रुपीज पर डॉलर। इसके बाद गवर्नमेंट कंटिन्यूसली मार्केट में नजर रखेगी, जहां कहीं 125 या 115 होने लगे तो गवर्नमेंट करेक्टिव एक्शन के जरिए उसे वापस 120 पे ले आएगी। यानी इसमें गवर्नमेंट फिक्स कर रही है और फिर अपनी पॉलिसीज के जरिए इंश्योर कर रही है कि रेट इससे ऊपर नीचे ना हो, जबकि इस सिस्टम में गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको बता दूं, जो इंटरनेशनल जो IMF वगैरह वर्ल्ड बैंक वगैरह के लोग हैं ये कहते हैं कि फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बेहतर है, जबकि पाकिस्तान के जो ट्रेडर्स हैं ये कहते हैं कि सर इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं, आप एक रेट चाहे जितना मर्जी डेप्रिशिएट कर दे लेकिन एक रेट फिक्स करें, हमें प्लानिंग करते हुए सेल परचेज करते इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए पता हो कि हमें कितने पैसे मिलेंगे, हमने कितने पैसे पे करना है। ठीक है, तो ये बहरहाल कन्फ्लिक्ट है, हम इस साइड पे नहीं जा रहे कि गवर्नमेंट को कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए, हम इन दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं और इनके एडवांटेजेस पढ़ेंगे हम कि फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के क्या एडवांटेजेस हैं और फिक्स एक्सचेंज रेट के क्या एडवांटेजेस हैं। पहले फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के एडवांटेजेस देखिए, कंसेप्ट अगर क्लियर है एडवांटेज भी आसानी से समझ आ जाएगा। पहला, नो नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है मार्केट में। गवर्नमेंट अपने दूसरे इश्यूज इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, उनकी तरफ तवज्जो दे। गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी मार्केट में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसका मतलब हुआ फिक्स एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी मार्केट में इंटरफेयर करना पड़ेगा। किस लिए करना पड़ेगा? ताकि जो रेट हमने डिसाइड किया है वो डिमांड सप्लाई के ऊंच नीच होने से चेंज ना हो। गवर्नमेंट को कंटिन्यूसली मार्केट में नजर रखनी पड़ेगी। ठीक है, और गवर्नमेंट को हो सकता है कि रिजर्व भी मेंटेन करने पड़े फॉरेन करेंसी के अपने पास, जो कि फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में फॉरेन करेंसी रिजर्व को होल्ड करने की जरूरत नहीं होती। आपको याद है कंसेप्ट हमने स्टडी किया था कि एग्रीकल्चरल जो पेरिशेबल गुड्स होती है इनकी प्राइस फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है, और हमने ये भी पढ़ा था कि इनकी प्राइस को फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट के इनमें वेरिएशन ज्यादा ना हो, इनमें स्टेबिलिटी रहे। इनके प्राइसेस को स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती थी? अब बफर स्टॉक, अपने पास बफर स्टॉक रखते थे, ताकि अगर मार्केट में सप्लाई कम है तो बफर स्टॉक से उस सप्लाई को पूरा किया जा सके, प्राइस सेम रहे।
अब इसका मतलब है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में भी गवर्नमेंट उसी पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रही होगी। गवर्नमेंट ने फॉरेन करेंसी रिजर्व अपने पास रखे होंगे। गवर्नमेंट ने जहां देखा मार्केट में डिमांड बढ़ी है तो अपने जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो मार्केट में सेल कर दिए, और जहां देखा कि सप्लाई अब जरूरत से ज्यादा हो गई है मार्केट से वो बाय कर लिए। यानी यहाँ पे गवर्नमेंट ओपन मार्केट में ऑपरेशन कर रही होगी क्योंकि उसने रेट को फिक्स रखना है, जबकि फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी में डीलिंग करने की जरूरत नहीं, रिजर्व होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट इंटरेस्टिंग है, ऑटोमेटिक करेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट से बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। कल के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि एक्सचेंज रेट बैलेंस ऑफ पेमेंट को इफेक्ट करता है एक्सचेंज रेट बैलेंस ऑफ पेमेंट को इफेक्ट करता है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट भी एक्सचेंज रेट को इफेक्ट करता है। भाई ये कंसेप्ट मुश्किल तो नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं, ये तो वैसा ही कंसेप्ट हो गया जैसे चैप्टर 2 में पढ़ा था, क्या कि प्राइस डिमांड को इफेक्ट करती है और डिमांड भी तो प्राइस को इफेक्ट करती है, तो कोई नया कंसेप्ट नहीं है। कल के लेक्चर में एक्सचेंज रेट बैलेंस ऑफ पेमेंट को इफेक्ट करता है, आज हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सचेंज रेट को इफेक्ट करता है। कैसे? कहता है अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट हो, डेफिसिट से एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो जाता है, एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो जाता है। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट का मतलब क्या है? इंपोर्ट ज्यादा होंगी कि कम होंगी? ज्यादा होंगी। इंपोर्ट ज्यादा होंगी तो पेमेंट करने के लिए डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो डायग्राम जहन में लेके आए, डिमांड ज्यादा होगी, राइटवर्ड शिफ्ट, एक्सचेंज रेट क्या होगा? डेप्रिशिएट। तो डेफिसिट से एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होगा। जहन में डायग्राम ले आए, फिर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ये। अच्छा, जब इस साल इंपोर्ट ज्यादा की, एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो गया, अगले साल क्या होगा भला? एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होने की वजह से फ्यूचर में लोग इंपोर्ट ज्यादा करेंगे कि कम करेंगे? कम करेंगे, और एक्सपोर्ट ज्यादा होंगी। तो बताइए फ्यूचर में ऑटोमेटिकली ये गैप कम नहीं हो जाएगा? इसीलिए इसे कह रहा है ऑटोमेटिक करेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट है ऑटोमेटिकली, गवर्नमेंट को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। भाई ये क्या बात हुई? अगर डेफिसिट आएगा ऑटोमेटिकली कैसे करेक्ट हो जाएगा? इसलिए कि डेफिसिट की वजह से एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होगा, फिर एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होने की वजह से इंपोर्ट कम, एक्सपोर्ट ज्यादा होंगी। तो फ्यूचर में कुछ अरसे के बाद ऑटोमेटिकली फिर डेफिसिट कम होना शुरू हो जाएगा। यह है ऑटोमेटिक करेक्शन। ये बात समझ आई कि नहीं आई? है थोड़ी सी अजीब बात है। एक बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सचेंज रेट को इफेक्ट कर रहा है और फिर एक्सचेंज रेट बैलेंस ऑफ पेमेंट को इफेक्ट कर रहा है। दोबारा सुन लीजिए, कल के लेक्चर में हमने ये स्टडी किया था कि एक्सचेंज रेट बैलेंस ऑफ पेमेंट को इफेक्ट करता है, यानी एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होगा तो इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? इंपोर्ट कम हो जाएंगी, एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएंगी। एक्सचेंज रेट ने बैलेंस ऑफ पेमेंट को इफेक्ट किया। आज हम क्या पढ़ रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट भी एक्सचेंज रेट को इफेक्ट करता है। वो कैसे? अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आ गया तो डेफिसिट का मतलब इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट कम है। अब इंपोर्ट ज्यादा का मतलब जब हम इंपोर्ट करते हैं तो डिमांड फॉर डॉलर करते हैं कि सप्लाई फॉर डॉलर? क्योंकि हमने बाहर पेमेंट करनी है, लोकल एक्सचेंजर से डॉलर उठा के बाहर भेजेंगे। डिमांड फॉर डॉलर बनने से करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आने से करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। अच्छा, आज करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, अब फ्यूचर में जब लोग इंपोर्ट करनी थी, उन्होंने जब देखेंगे करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, इंपोर्ट ज्यादा करेंगे कम करेंगे?
कम करेंगे और एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, तो फ्यूचर में फिर ये डेफिसिट कम होना शुरू हो जाए। इसे कह रहे हैं ऑटोमेटिक करेक्शन होगी। एडवांटेजेस क्लियर हो गए फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। पहला एडवांटेज क्या था? गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं, इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं तो फॉरेन करेंसी भी रिजर्व होल्ड करने की जरूरत नहीं। ठीक है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह हमने पेरिशेबल गुड्स में पढ़ा था कि अगर गवर्नमेंट ने प्राइस को कंट्रोल करना है, मार्केट को कंट्रोल करना है, तो उसे अपने पास बफर स्टॉक रखना पड़ेगा। अगर बफर स्टॉक, बहुत स्टॉक नहीं, बफर स्टॉक एक्स्ट्रा। फॉरेन करेंसी, तो यहां पे अगर फॉरेन करेंसी मार्केट को कंट्रोल करना है, गवर्नमेंट को अपने पास फॉरेन करेंसी रिजर्व भी रखने पड़ेंगे, लेकिन फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग में रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रहे। अब यहां पे फिक्स में गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किया, यहां पे गवर्नमेंट को मार्केट को इंटरफेयर भी करना पड़ेगा, अपने पास रिजर्व भी रखने पड़ेंगे, लेकिन वो नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा हुआ? अब भाई फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग में पढ़ रहे हैं ना, गवर्नमेंट ने इंटरफेयर नहीं करनी, इसका मतलब यहां पे इंटरफेयर करना है। उधर कह रहे हैं गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी रिजर्व नहीं रखने, इसका मतलब इस सिस्टम में रखने हैं। यहां क्यों नहीं लिखा हुआ वाला? क्योंकि ये इसके डिसएडवांटेजेस होंगे फिर, और हम तो एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं, डिसएडवांटेजेस हमारे सिलेबस में है ही नहीं, इसलिए नहीं पढ़ रहे वो। नहीं, मैं क्या कंसेप्ट पूरा लिंक करवा दूं। अब चलिए, तो फिक्स के क्या एडवांटेजेस हैं? कहता है स्पेकुलेशन नहीं करते लोग। जैसे आपको याद होगा जब ये पाकिस्तान का 140 से 145 150 ये दिनों में 160 तक पहुंचा, 164.5 तक रेट। हाँ, लोगों ने डॉलर खरीद लिए, किस लिए? ताकि जब रेट ज्यादा हो तो इसको बेचा जाए। वो 164.5 तक पहुंच गया था। फिर उस सट्टाबाजी, इसे कहते हैं, सट्टाबाजी को कहते हैं स्पेकुलेशन। कहता है जब फ्लोटिंग रेट होगा या फ्लेक्सिबल होगा तो लोग सट्टाबाजी करेंगे, लेकिन अगर फिक्स एक्सचेंज तो उनको पता है कि आज जो रेट है महीने बाद भी यही रहेगा, स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, स्पेकुलेशन नहीं करेंगे। और फिर इससे ट्रेड प्रमोट होती है। ट्रेड कैसे प्रमोट होती है इससे? क्योंकि जो ट्रेडर है, बायर है, सेलर, मेरे भाई आप जरा उस साइड पे चले जाएं, खुद एहसास कर लिया, टीचर का देखना काफी होता है। मैंने 2-3 दफा आपको देखा और आप बात समझे भी हैं, फिर भी इग्नोर कर दिया आपने। प्रोमोट ट्रेड, ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम ट्रेड को कैसे प्रमोट करता है? क्योंकि इसमें जो ट्रेडर है, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर, उन्हें अनसर्टेनिटी नहीं होती कि भाई जब मैंने पेमेंट करनी है, पेमेंट रिसीव करनी है, मुझे कितने पैसे मिलेंगे। ये पहले से अपनी कैलकुलेशन करके प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड करके वारा खाता है, तो फिर ये ट्रेड करते हैं, वरना नहीं करेंगे वो ऑर्डर प्लेस। तो इसीलिए फिक्स एक्सचेंज रेट जो है ये प्रोमोटर्स को प्रोटेक्ट करता है, ये प्रमोट करता है ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करता है करेंसी में फ्लक्चुएशन से। इसमें करेंसी में फ्लक्चुएशन नहीं आती। और फिर एक पॉइंट लिख रहा है, कह रहा है गवर्नमेंट मेक्स रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक पॉलिसीज। वहां पे तो ऑटोमेटिक करेक्शन हो जाती थी ना, कह रहा है यहां पे फायदा ये होता है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट ना आने पाए, उसका अल्टीमेट इफेक्टिव जो। अच्छा, यहां है वैसे ये डिसएडवांटेज, लेकिन उसको बता ऐसे रहा है जैसे एडवांटेज हो कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेगी। ये ऐसे ही है जैसे घर वाले कहें कि भाई तुम अपनी कॉलेज की फीस खुद मेहनत करके अदा करो ताकि तुम में जिम्मेदारी आए और पैसे जाया ना करो। अब देखने में बता घर वाले हमें ऐसे कहे रहे हैं जैसे बड़े फायदे की बात है, लेकिन असल में तो हमारे थोड़ा सा सोचे नुकसान की बात है। तो यही बात ये कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेगी ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट ना आए। ये है हमारे एडवांटेज, दो सिस्टम एक्सचेंज रेट के। कौन से? फ्लोटिंग और फिक्स। फ्लोटिंग के भी हमने एडवांटेजेस पढ़ लिए और फिक्स के भी पढ़ लिए। यहां तक क्लियर? कोई क्वेश्चन तो नहीं? आगे चलते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है मैनेजिंग इन्फ्लुएंसिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब हमने एज्यूम करना है कि हमारी इकोनॉमी में सिस्टम कौन सा चल रहा है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम।
ये कंसेप्ट जो है मैनेजिंग या इन्फ्लुएंसिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये किस सिस्टम में होगा? फिक्स में। क्योंकि फ्लोटिंग में या फ्लेक्सिबल में तो गवर्नमेंट को कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो रेट जितना मर्जी ज्यादा हो कम हो गवर्नमेंट को इससे कोई गर्ज नहीं होती। गवर्नमेंट को गर्ज किस में होती है? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में, कि जो हमने रेट डिसाइड कर लिया है कहीं इंक्रीज डिक्रीज ना हो। अच्छा, मार्केट में डिमांड या सप्लाई बढ़ रही होगी, लेकिन गवर्नमेंट मार्केट की डिमांड या सप्लाई को नहीं रोक सकती, लेकिन डिमांड या सप्लाई चेंज होने से जो फ्लक्चुएशन आती है उसको रोक सकती है। वो कैसे, वो हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले कह रहा है, पहले तो आपको पता होना चाहिए रीजंस या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किसी भी गवर्नमेंट के क्या मकसद होते हैं एक्सचेंज रेट को मैनेज करने के, इन्फ्लुएंस करने के, या दूसरे अल्फाज में उसको फिक्स करने के। एक्सचेंज रेट को फिक्स, क्योंकि मैनेज करके जाहिर है वो उसको फिक्स करेंगे किसी जगह पे। सबसे पहले कह रहा है गवर्नमेंट इसलिए मैनेज करती है ताकि डिसइक्विलिब्रियम को रिमूव कर सके। वो कैसे? हमने पढ़ा था डिसइक्विलिब्रियम को रिमूव करना है तो क्या करो? करेंसी डेप्रिशिएट। तो गवर्नमेंट इसलिए करेंसी एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करती है ताकि उसके मुताबिक जरूरत जब हो तो करेंसी को डेप्रिशिएट करके डिसइक्विलिब्रियम रिमूव किया जाए। तो गवर्नमेंट जब एक्सचेंज रेट को कंट्रोल कर रही है, पहला मकसद क्या? डिसइक्विलिब्रियम, इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसको रिमूव करते हैं। दूसरा मकसद टू रिमूव डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप। डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप याद है आपको क्या होता है? जब एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल से कम होती है। जब गवर्नमेंट जरा सोचिए करेंसी को डेप्रिशिएट करेगी, मैनेज कर रही है मतलब खुद कंट्रोल कर रही है, डेप्रिशिएट करेगी, इंपोर्ट क्या होगी? एक्सपोर्ट क्या होगी? बताइए, एग्रीगेट डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगी और आउटपुट गैप कम हो जाएगा। टू रिमूव डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप, जितनी ज्यादा एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप कम होता जाएगा। फिर गवर्नमेंट इसलिए भी इन्फ्लुएंस करती है, मैनेज करती है एक्सचेंज रेट को ताकि करेंसी स्टेबल रहे। स्टेबल करेंसी को ट्रेडर पसंद करता है, स्टेबल करेंसी प्रमोट करती है ट्रेड को। ठीक है, वो एक कॉन्फ्रेंस, हाँ बिल्कुल वही, क्योंकि वही बेसिकली एडवांटेजेस हैं या ऑब्जेक्टिव है। ट्रेडर जो है वो फिक्स है, वो कहता है रेट चाहे ज्यादा कर दे, मैं डेप्रिशिएट जितना मर्जी, लेकिन एक जगह पे फिक्स कर दे, हमें पता हो अगले साल जो है ना इस यहां से नहीं हिलेगा रेट। प्रमोट ट्रेड होती है, ट्रेड प्रमोट होती है। हाँ जी बिल्कुल, वो ट्रेडर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें एक बंदा यही कह रहा था, ये पिछले दिनों जब रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रही थी, वो कह रहा था हमें इससे गलत नहीं, आप चाहे हमारी तरफ से डॉलर को 200 पे ले आए, लेकिन एक दफा ला के यहाँ पे फिक्स कर दें, हमें अपनी प्लानिंग करने में, फैसले करने में आसानी होती है। तो स्टेबलाइजेशन, जो स्टेबिलिटी होती है, ये हमेशा ट्रेड को प्रमोट करती है। फिर टू डिस्करेज स्पेकुलेशन, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में लोग स्पेकुलेशन के लिए भी डॉलर खरीद लेते हैं, हालांकि एक्चुअली उनका मकसद ट्रेड करना नहीं होता। डॉलर की असल जरूरत हो ट्रेडर को, इंपोर्टर को या एक्सपोर्टर को। आम बंदे का डॉलर से कोई लिंक नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग जब देख रहे हैं डॉलर का रेट बढ़ा, करेंसी लोकल करेंसी डेप्रिशिएट, डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है, उसको खरीद लेते हैं। और फिर टू लोअर इन्फ्लेशन, अगर करेंसी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो तो आपको पता है जो हम इंपोर्टेड चीज़ें मंगवाते हैं उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। पहले एक चीज़ 100 में आ रही थी, अब वो 155 में आ रही है, तो इससे भी इन्फ्लेशन बढ़ती है। जो इन्फ्लेशन इससे बढ़ती है उसे क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से जो इन्फ्लेशन बढ़ती है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। आपको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की रीजंस याद नहीं है? ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जब कॉस्ट बढ़ने से सप्लाई कम होती है। जी, रीजंस या ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है? अब थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट आने वाला है कि गवर्नमेंट किन पॉलिसीज के जरिए से एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करती है, इन्फ्लुएंस करती है। यानी हम गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, गवर्नमेंट ने कहा डॉलर जो है वो रेट जो है, पाकिस्तान की करेंसी मुसलसल डेप्रिशिएट हो रही है, आपका काम है 150 पर डॉलर से इधर उधर ना हो। हमें अब रिस्क है कि पाकिस्तान की करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, हम पाकिस्तान की करेंसी को डेप्रिशिएट होने से रोकना चाहते हैं।
क्या करें। अब देखिए ये कंसेप्ट डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाया जा सकता है, एप्रिसिएशन से भी। जाहिर है अगर हम करेंसी को डेप्रिशिएट होने से रोकना चाहते हैं तो जो मैयर्स होंगे एप्रिसिएशन के उसके अपोजिट होंगे। तो इसके तो चूंकि हमारा मेजर कंसर्न होता है कि पाक रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो रहा है, इसलिए हम इन पॉलिसीज को डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। यानी गवर्नमेंट ये चाहती है पाकिस्तान की करेंसी ज्यादा डेप्रिशिएट ना हो, इसको डेप्रिशिएट होने से, इसको गिरने से रोका जाए। तो गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकती है, ये हम कंसेप्ट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में पढ़ रहे हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग में पढ़ चुके हैं, गवर्नमेंट इंटरफेयर करती नहीं है। यहां पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फर्ज कीजिए पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर पहुंच गया 155 से 160, 160 से 165। गवर्नमेंट चाहती है एक्सचेंज रेट को रोका जाए। गवर्नमेंट वांट्स टू स्टॉप एक्सचेंज रेट फ्रॉम फॉलिंग। एक्सचेंज रेट फॉलिंग का मतलब क्या है कि पाक रुपी जो है डेप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर 160, 65, 70 पे जा रहा है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसमें सबसे टेक्निकल कंसेप्ट, सबसे पहले गवर्नमेंट ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए से रेट को गिरने से रोक सकती। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि फॉरेन करेंसी, अब देखें वो था मॉनेटरी पॉलिसी में। मॉनेटरी पॉलिसी में ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय सेल करे। यहां पे इशू गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय सेल करने से हल नहीं होगा, फॉरेन करेंसी को बाय सेल करने से होगा। तो यहां पे एक्सचेंज रेट में इस चैप्टर में ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है, फॉरेन करेंसी ऑपरेशंस को के जरिए से फॉरेन करेंसी को बाय या सेल किया जाए। अब इसको एक डायग्राम से समझ, डायग्राम यहां बना दूं या उधर, ये उधर बना दें। चलिए कंसेप्ट क्या समझने जा रहे हैं हम, फॉरेन ओपन मार्केट ऑपरेशन। फर्ज कीजिए कि ये हमारे एक्सचेंज रेट और ये क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी। अब यहां पे ये है सप्लाई ऑफ डॉलर, ये है डिमांड ऑफ डॉलर, एक्सचेंज रेट इस वक्त है ये, फर्ज कीजिए कि 150 है। अब इकोनॉमी में डिमांड फॉर डॉलर बढ़ गई किसी भी वजह से। देखिए करेंसी रेट डेप्रिशिएट कब होगा, पहले तो बताइए। ये एक्सचेंज रेट यहां आ गया डेप्रिशिएट जब डिमांड फॉर डॉलर बढ़ेगी या सप्लाई फॉर डॉलर कम होगी। ठीक है, अब फर्ज कीजिए कि डिमांड फॉर डॉलर बढ़ी है, डिमांड फॉर डॉलर बढ़ गई तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो आ गया राइटवर्ड शिफ्ट हो गया $1। क्लियर। गवर्नमेंट तो चाहती थी कि एक्सचेंज रेट ये हो, यही चाहती थी, लेकिन इस वक्त एक्सचेंज रेट कौन सा भला, ये हो गया E1। करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। अब आपके जहन में ये पता होना चाहिए ये चेंज क्यों आया, डिमांड फॉर डॉलर के इंक्रीज होने से। अब बताइए, आप खुद बताइए मेरे सिखाए बगैर, गवर्नमेंट क्या करे तो ये रेट दोबारा पहले वाली पोजीशन पे आ जाएगा। सप्लाई, गवर्नमेंट डिमांड को कम नहीं कर सकती, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट के पास अपने रिजर्व होंगे, वो उन रिजर्व को मार्केट में सप्लाई कर देगी। सप्लाई जब इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली सप्लाई इंक्रीज हो गई $1। अब देखिए ऑटोमेटिकली नया इक्विलिब्रियम क्या आ गया, ये तो एक्सचेंज रेट सेम पोजीशन पे आ गया। भाई ये कंसेप्ट समझ, ये है गवर्नमेंट की कोशिश कि गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है एक्सचेंज रेट को गिरने से रोकने के लिए।
अब फर्ज कीजिए अगर डिमांड कम हो जाती है, अपोजिट इकोनॉमी यहां पे थी, डिमांड कम हो गई, एक्सचेंज रेट क्या होगा, कम हो जाएगा, जो एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट हो जाएगा। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, भला सप्लाई कम करे, मार्केट से फॉरेन करेंसी खरीद लेगी, वो अपोजिट है। लेकिन चूंकि हमारा ज्यादा कंसर्न होता है पाकिस्तान में डेप्रिसिएशन का, तो इसीलिए हमने उस हिसाब से। अब आप बताइए, आप पाकिस्तान के फर्ज कीजिए फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आप क्या मशवरा देंगे अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि रेट 140 भी आ जाए? गवर्नमेंट कहेंगे वो जो आपने सेंट्रल बैंक में रोज खबरों में बताते हैं ना कि फॉरेन करेंसी रिजर्व इतने हो गए, पता नहीं 13 अरब डॉलर और पता नहीं कितने 6 अरब डॉलर, उसको क्या करें, मार्केट में सेल करें। हाँ, लोन वो गवर्नमेंट की और अपनी भी ऑप्शन है, लोन भी पे करना है, प्रोजेक्ट्स भी, वो एक अलग बात है। लेकिन हम तो देखें, हमें तो अपनी मिनिस्ट्री से कर्जा है, हम उन्हें कहेंगे जी हमें जो सजेशन आप पूछ रहे हैं उसका इलाज ही है। अब ये आपने फैसला करना है कि लोन पे करना ज़्यादा अहम है, इंटरेस्ट पे करना, या पाकिस्तान के अवाम को फैसिलिटी प्रोवाइड करना। बहरहाल इलाज इसका ये है, सेल करे फॉरेन करेंसी। भाई ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेट। ये डायग्राम की मदद से हमने समझा है, और डायग्राम मुश्किल तो नहीं थे तो सर, डिमांड बढ़ाई हमने, सप्लाई भी बढ़ा दी, कहानी खत्म। अब कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे। अच्छा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से कैसे मैनेज कर सकते हैं? गवर्नमेंट ये कहेगी कि फर्ज कीजिए अगर लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट कहेगी लोगों का मकसद है कि कुछ प्रॉफिट अर्न करना, तो बजाय इसके कि वो फॉरेन करेंसी मार्केट की तरफ आए, हम बैंकों में इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। वो फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय क्या करेंगे, लोग सेविंग ज़्यादा करेंगे, बैंकों में पैसे रखेंगे, वो डॉलर खरीदने की तरफ जाएंगे नहीं। तो ये एक उनको अल्टरनेट तरीका बता रहे हैं हम पैसे कमाने का, कि भाई तुम फॉरेन करेंसी मार्केट में ना इन्वेस्टमेंट करो, इंटरेस्ट में आ जाओ, इधर बैंकिंग सिस्टम में इन्वेस्टमेंट कर लो। अब रिमूव डेफिशिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिशिट आने से एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करता है? तो एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना है तो हम क्या कहेंगे, डेफिशिट रिमूव करो, बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम में लेके आओ। बैलेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सचेंज रेट को इफेक्ट करता है, तो हम क्या कह रहे हैं, अगर हम चाहते हैं एक्सचेंज रेट इफेक्ट ना हो, हम क्या कहेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी इक्वल रखो, बैलेंस रखो, डेफिशिट ना आने दो। जब डेफिशिट या सरप्लस नहीं होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ये इफेक्ट भी नहीं करेगा। कंसेप्ट सिंपल है इसका, ये थोड़ा सा था टेक्निकल ओपन मार्केट वाला, ये कंसेप्ट सिंपल के। फिर एडजस्टमेंट टू बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी, कह रहा है लोगों के बिहेवियर को स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, कोशिश करो कि लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाए, उनसे कहो मॉरली, एग्जैक्टली जिस तरह सेंट्रल बैंक मॉरली परसुएड करता है कमर्शियल बैंक को, और भाई हर चीज़ पे कर्जा ना देना शुरू कर दो। कभी तुम गाड़ियों पे कर्जा देना शुरू कर देते हो, कभी कंप्यूटर पे लैपटॉप के लिए कर्जा देना शुरू कर देते हो, कभी मोबाइल पे भी हो सकता है तुम सोच रहे हो, और आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कि पिज़्ज़ा खाने पर भी कर्जा देना शुरू कर दो। वो कहता है इस तरह की पॉलिसीज आपने नहीं, ये मॉरली परसुएड करता है। उसी तरह गवर्नमेंट भी मॉरली परसुएड करे, कैसे कि आप डॉलर ना खरीदिए बराए मेहरबानी, हमारा मुल्क पीछे जा रहा है स्पेकुलेशन की वजह। ये जो 165, इसका मतलब है जब डॉलर 165 पे आया था, असल रेट 1, अब देखिए 155 के करीब स्टेबल है, वो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होती है लेकिन तकरीबन यहाँ पे, इसका मतलब है जो 155 से 165 की फ्लक्चुएशन थी, ये स्पेकुलेशन की वजह से थी। जब लोगों ने देखा कि अब डॉलर का रेट मजीद नहीं बढ़ा, उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। जब स्पेकुलेशन वालों ने बेचा, डॉलर का रेट कम होता गया। तो गवर्नमेंट डिस्करेज, आपने शायद वो कुछ दिन पहले वो खबर भी पढ़ी होगी अखबार में कि FBR ने मनी चेंजर से डाटा ले लिया कि बताइए किन किन लोगों ने आपसे डॉलर खरीदे हैं। अब अगर इस तरह की खबरें हमारे तक पहुंचेगी, हम सोच भी अगर रहे थे कि हम भी डॉलर खरीदे, हमने कहा नहीं भाई हमने कोई नहीं रहा। ये बिहेवियर को एडजस्ट करने की बात है कि लोग स्पेकुलेशन ना करें। चलिए ये भी मजे की, ठीक है। तो सबसे मजे की पॉलिसी कौन सी लगी आपको गवर्नमेंट के? जी चारों मजे के थे। तीसरी वाली रिमूव, तो एक दफा फिर ना हो जाए। अच्छा वाह, बिल्कुल।
तो हमने ये पढ़ा हुआ था, अच्छा कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सचेंज रेट बैलेंस ऑफ पेमेंट को इफेक्ट करता है। आज के लेक्चर में क्या पढ़ा? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सचेंज रेट को इफेक्ट करता है। कैसे? बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट होगा, एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होगा। तो यहां पे हम कह रहे हैं अगर आप चाहते हैं एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट ना हो तो भैया बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट रिमूव कर दे। कुछ को समझ आए? ये था हमारा चैप्टर 14 जो आज खत्म हुआ। अब आप होम साइड में नोट कर लीजिए चैप्टर 14 के एमसीक्यूज। ये कल नहीं डिस्कस करेंगे, परसों भी नहीं डिस्कस करेंगे, ये डिस्कस करेंगे मंडे को। और अब हमारी टेक्निकल कंसेप्ट इकोनॉमिक्स के सारे, अब एक चैप्टर रह गया हमारा चैप्टर 15 और कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट्स हैं मिसलिनियस किस्म के, वो हमने कवर करने हैं। ठीक है, तो कल उम्मीद है इंशाल्लाह हम चैप्टर 15 काफी हद तक कवर कर लेंगे। मंडे को हमारी उम्मीद है लास्ट क्लास होगी। संडे को नहीं कोई क्लास होगी, नहीं, संडे को जरूरत नहीं है, नहीं, देखें मंडे को तसल्ली से आए और भागम भाग करने की जरूरत नहीं है। हमने भागम भाग पूरे सेशन में नहीं की तो एंड में भी करने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक क्लास हमारी जो है वो नेक्स्ट वीक में होगी मंडे को। क्लियर? और एमसीक्यूज आपने करके आने, इस चैप्टर 14 और 15 दोनों के एमसीक्यूज मंडे को हमने डिस्कस करना है। ठीक है।